बड़ी कमाल की बात है कि दुनिया मुझे पागल समझ रही है और मैं दुनिया को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज की इस कक्षा के अंदर हम बात कर रहे हैं अध्याय अपना 18 नंबर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। इस अध्याय से फैक्ट टू फैक्ट जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी पंक्तियां संकलित की है मैंने। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आपको एक ही सहयोग करना है, बस शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी वीडियो को देखे शेयर कर दिया करें सभी मित्रों को, ताकि और साथी भी जुड़ जाएंगे चैनल से तो उनकी भी मदद हो पाएगी। प्रारंभ करते हैं कि आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। पूछा जा सकता है, शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। पूछ ले कि सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं, अलग अलग विकल्प दे दे, उनमें एक विकल्प में शांति एवं सहिष्णुता दे दे तो ये विकल्प आपका सही होगा। अध्याय में सीधी की सीधी पंक्ति तो प्रश्न बन सकता है। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है, यहाँ से भी बन सकता है। वैदिक संस्कृति भारत की क्या है? सनातन संस्कृति है। और वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम बात करें वेदों की संख्या की तो 4 वेद बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक एक की कुछ कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। तो ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले लिखा गया ये। और वर्तमान में जो गायत्री मंत्र प्रचलित है वो ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। ऋग्वेद के किस क्या मंडल से लिया गया है वो हमने टेस्ट सीरीज करवाई थी, उसमें बताया है। तो टॉपिक वाइज अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आज शाम को जो अपना टेस्ट होना है वो मौर्य काल का सेकंड पार्ट आएगा आज। दूसरा अपना वेद है यजुर्वेद। ये ऋग्वेद से बहुत बाद में लिखा गया और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव है जो सामवेद से हुआ है। ठीक है, संगीत से संबंधित चीज़ें इसमें मिलेगी। और इसका जो कुछ भाग है वो ऋग्वेद से भी लिया गया है। आखिरी जो चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद का जो नाम है अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था। और इसके अंदर क्या है? चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है अथर्व वेद के अंदर। और यह अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा इसका नाम। वेद के 4 भाग बताए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह वेद के 4 भाग हैं। वैदिक जो सामाजिक जीवन था, अगर उसकी हम विशेषताओं की बात करें तत्कालीन समय, तो उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। एक होता है एकल परिवार जिसमें युगल दंपति और उसके बच्चे रहते हैं केवल, और एक संयुक्त परिवार जिसमें ताऊ, ताई, बुआ, दादा, दादी ये सारे के सारे लोग रहते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान रूप से दी जाती थी। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। बिल्कुल, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व है और वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये सारी की सारी विशेषताएं थी अपने वैदिक सामाजिक जीवन में। देखिए, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इस समय संस्कृत जो है वो उन्नत अवस्था में थी। पुरुषों के समान ही लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और श्रद्धा आदि परम विदुषी महिलाएं थी इस काल के अंदर। यानी कि स्त्रियों को पढ़ाया जाता था, बंदिश नहीं थी कोई। इसके बाद में हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, जो आपने कई बार पढ़ा है कि आश्रम व्यवस्था को जो व्यक्ति की आयु है वो 100 वर्ष माने गए, उसको 4 भागों में बांटा गया। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, विद्या अध्ययन करता था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है,
ब्रह्मचार्य आश्रम में जो व्यक्ति कुछ सीखता था उसको वह अपने व्यवहार में उतारने का कार्य गृहस्थ आश्रम में करता था। पूछ ले कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो कुछ सीखता है उन सभी बातों, उन सभी चीज़ों को वो अपने व्यवहार में उतारने के लिए किस आश्रम में प्रयोग करता है या किस आश्रम के लिए उपयोग में लाता है, तो वो है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसकी आयु 25 से 50 वर्ष तक मानी गई है और विवाह इस आश्रम का प्रमुख संस्कार है। पूछ ले गृहस्थ आश्रम का प्रमुख संस्कार कौन सा है 16 संस्कारों में, तो वो है विवाह। ठीक है, विवाह संस्कार। यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा आश्रम है जो सभी अन्य आश्रमों का पोषक कहलाता है, तो वो है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी आयु 50 से 75 तक मानी गई है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम के प्रमुख विशेषता थी। जो गृहस्थ जीवन में है, अभी 25 से 50 वाले स्टेज में है, उनको एडवाइस देना इस आश्रम में प्रवेश कर चुके लोगों की थी। चौथा जो आता है संन्यास आश्रम। अब वो सर्व कल्याण की भावना से एक स्थान पर नहीं रहता, अलग अलग जगह विचरण करता और उपदेश देता रहता है। तो 75 से 100 वर्ष इसकी उम्र। अब यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जाता है, वो सदाचार की शिक्षा देता है। और वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, अगला अपना टॉपिक है, बिंदु है, वो जन्म प्रधान न होकर किस प्रकार थी, कर्म प्रधान थी। कर्म के आधार पर ही वो वर्ण व्यवस्था वहाँ पर उस समय तत्कालीन समय में स्थापित थी। चलिए वहाँ के अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें हम वैदिक काल में, तो इस काल में कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम का जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है। और कई ग्रामों के समूह को मिलाकर विश नामक एक इकाई बनती थी और विश इकाई का जो अधिकारी होता था प्रमुख, वो कहलाता था विशपति। तो कुटुंबों को मिलाकर तो ग्राम बना, ग्राम का अधिकारी ग्रामीणी हुआ। कई ग्रामों के समूह को मिलाकर विश बना और विश का जो अधिकारी था वो विशपति कहलाता था। और कई विशों को मिलकर एक जन इकाई बनती थी और जन का जो अधिकारी शासक होता था वो राजन कहलाता था। ठीक है। राजन सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजन के परामर्श के लिए सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। सर्वोच्च अधिकारी राजन को परामर्श देने के लिए सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। समिति के अंदर जनता के सदस्य होते थे। समिति जनता के सदस्यों का संगठन होती थी, जबकि जो सभा होती थी उसमें केवल जो मुख्य पदाधिकारी होते थे और विद्वान लोग होते थे उनकी बैठक होते थे। वैदिक काल में हम आजीविका की हम बात करें जीवन यापन के लिए, तो मुख्य साधन तो कृषि था, बाद में पशुपालन और थोड़ा बहुत व्यापार भी करते थे। इस समय प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि पाई जाती थी जो कि अभी भी रहती है। एक तो उर्वरा भूमि जिस पर कृषि का काम होता था, दूसरी खिल्ले यानी बंजर। खिल्ले से तात्पर्य यहाँ पर बंजर भूमि, जिस पर गांव का सामूहिक अधिकार था। वहाँ पर जो पशु है वो चरते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। व्यापार का कार्य काम भी होता था, तो व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता। और व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। और निष्क नाम के सिक्के की भी बात मिलती है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद कालीन जो नदियाँ हैं उनके प्राचीन समय में क्या नाम थे और वर्तमान में क्या नाम है। कुबा, काबुल। कुबा प्राचीन नाम है, काबुल वर्तमान नाम है। कुर्मदा, कुर्रम, गोमती, गोमल, वितस्ता, ये ध्यान रखना। वितस्ता प्राचीन नाम है, झेलम है जो अभी का नाम है वर्तमान। अश्किनी चिनाब का नाम था पहले। परुषणी, रावी। विपाशा, व्यास। शतुद्री, सतलज। और द्विती सरस्वती का प्राचीन नाम था। तो यह था अपना 18वां अध्याय।
कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।